हाय हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। वाओ, गुड टू सी यू। क्या हाल चाल भाई? सब बढ़िया? हम्म। हाँ। क्या हाल चाल है तुम्हारे घर में? उधर बिपर जो है आ रहा है नहीं आ रहा? यहाँ तो आ गया भाई आधी तूफान। गाड़ी नहीं आ रही थी, हवा ने रोक लिया आज तो। हम्म। तुम्हारे भी आ रहा है क्या उधर? हमारे तो बिपर जो है आ गया, सारे बाल बाल उड़ा गया देखो अभी। गाड़ी आने भयंकर। बढ़िया है गुरुजी। तो चले शुरू करें भाई। पिछली क्लास में कहाँ तक पढ़ा दिया था? आप जल्दी बताओ फटाफट। क्लास स्टार्ट नहीं हुई क्या? हाँ, लास्ट क्लास जल्दी बताओ क्या लिखा था। लैटिस एनर्जी पढ़ लिया था? लैटिस एनर्जी पढ़ लिया था? बोलो। अरे हाँ तो बोल दे, लैटिस एनर्जी हो गया था। हम्म। अब इधर देखो, लैटिस एनर्जी होने के बाद हाइड्रेशन एनर्जी की डेफिनेशन भी मैंने लिखवा दी थी। डिसोल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड इन पोलर सॉल्वेंट। नेचर ऑफ ऑक्साइड भी बता दिया था शायद, है ना? आज मैं क्या बोल के गया था? हैबर्स प्रोसेस। ओके। बॉर्न हेबर साइकिल। बॉर्न हेबर साइकिल क्या बोला, जल्दी बताओ। बॉर्न हेबर साइकिल है क्या है? बोलो, बॉर्न हेबर साइकिल। दोबारा बोलो। बॉर्न हेबर साइकिल क्या होता है पहले वो देखेंगे। इधर देखो, बॉर्न हेबर साइकिल कुछ नहीं होता। बॉर्न हेबर साइकिल आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करता है ये, और विभिन्न जो एनर्जीज होती हैं उनके बीच में को रिलेशन करता है। थर्मोडायनेमिक को रिलेशन करता है ये। क्या बोला, जल्दी बताओ। थर्मोडायनेमिक को रिलेशन करता है बॉर्न हेबर साइकिल। दोबारा बोलो। बॉर्न हेबर साइकिल क्या करता है? थर्मोडायनेमिक को रिलेशंस। ठीक है। तो सबसे पहले, लेकिन इसको पढ़ने से पहले आपको एक रूल और पढ़ना पड़ेगा, हैस रूल। हैस रूल क्या कहता है, ध्यान सुनना। कि जो रिएक्शन होती है ना, वो कभी भी पाथ पर डिपेंड नहीं करती, उसकी रिएक्शन एनर्जी। जैसे मान लीजिए अगर ए से डी जा रहे हैं अपन, और ए से डी जाने में जो एनर्जी लग रही है वो डेल्टा एच लग रही है। तो आप अगर डिफरेंट पाथ से जाते हैं, जैसे ए से पहले बी गए, एच वन लगी। फिर आप जो है वो सी में गए तो एच टू लगी। फिर आप जो है वो डी की तरफ गए, एच थ्री लगी। तो वो कह रहा है कि जैसे ए से डी जाने में जो एनर्जी टोटल लग रही थी, वो अगर आप अलग अलग पाथ से जाओगे तब भी उतनी ही लगेगी। क्या बोला, जल्दी बताओ। कि अगर मान लीजिए यहाँ पर ये डेल्टा एच है, और ये डेल्टा एच में अगर आप देखो तो एच वन एच टू एच थ्री, यानी कि टोटल जो है एच वन एच टू एच थ्री ही लगेगी। ठीक है। हाँ, थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है ये अगले साल आप पढ़ोगे। इसको ऐसे समझो कि सपोज मान लीजिए आप जा रहे हैं यहाँ से दिल्ली। दिल्ली जाने में आप फ्लाइट से गए, फ्लाइट में आपके 10,000 रुपये लगे। तो वो ये कह रहा है कि अगर आप दिल्ली पहले आपने
टैक्सी पकड़ के रेलवे स्टेशन जाओगे, रेलवे स्टेशन पे आप सेकंड जो ट्रेन है ट्रेन पकड़ोगे, ट्रेन पकड़ के आप उतरोगे, तो जो पैसा लगेगा वो टोटल उतना ही लगेगा। ये कहना मतलब है। पक्का? समझ में आया? सिंपल फंडा। तो ये आपका क्या होता है, हैश रूल, जिसमें कहता है कि रिएक्शन जो है वो के लिए जो एनर्जी लग रही है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करती है। पाथ ही हो रहा पाथ, यानी आप ए से डी जाने वाला पाथ चुनो, या ए से बी, फिर बी से सी, सी से डी वाला पाथ चुनो। दोबारा बोलो, कोई सा भी पाथ चुनो, वो एनर्जी सेम रहेगी। क्लियर? तो बोर नेबर साइकिल थर्मोडायनेमिक बताता है। तो अब मैं आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं वो समझा रहा हूं। जैसे ये Na सॉलिड है, इस Na सॉलिड की रिएक्शन कराएंगे हम हाफ Cl2 गैस से, तो जो आपका हीट बनेगी उसे कहेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन, और ये NaCl सॉलिड बनेगा। हीट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, पहले ये समझना। हीट ऑफ फॉर्मेशन का अर्थ क्या है? हीट ऑफ फॉर्मेशन होती है जब कोई आयनिक कंपाउंड अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स से ही मिलके बनते हैं, यानी कि रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट अगर अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है नेचुरल स्टेट में जिसमें पाए जाते हैं अगर उससे मिलके बना है, तो वो हीट ऑफ फॉर्मेशन होती है जो निकल रही है। पक्का? ये जो निकल रही है ये कौन है? बोलो। ये वही है जो, बोलो, ये वही है जो हीट ऑफ फॉर्मेशन होगी। अब अगर आप चाहो तो इसको दूसरे पाथ से भी बना सकते हो। जैसे सबसे पहले इसको आप दे दो हीट ऑफ सब्लिमेशन, सब्लिमेशन देते ही ये गैस में आ जाएगा। फिर आप इसको दे दो आयनाइजेशन, आयनाइजेशन देते ही ये कैटायन फॉर्म में आ जाएगा, गैशियस कैटायन। इसको आप तोड़ दो, अगर तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी चाहिए, तो एक बॉन्ड तोड़ने के लिए एक, तो BdE/2 आ जाएगा, ये Cl गैस। ठीक है, अब इस Cl गैस को आप इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी दे दो, तो क्या बन जाएगा Cl-। कल आपको मैंने लैटिस एनर्जी बताई थी, तो ये दोनों कैटायन एनायन मिलकर के अगर आएंगे तो ये बना देगी लैटिस एनर्जी। इसको U से भी बताया जाता है। तो अब आप देखो, एक पाथ तो आपने ये चुना डायरेक्ट आयनिक कंपाउंड बनने का, जिसपे आपने डायरेक्ट अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब है जिससे वो बना है, कॉन्स्टिट्यूएंट नेचुरल स्टेट में होने चाहिए, यानी कि सोडियम जिस स्टेट में नेचर में मिलता है तो वो मेटल होता है, तो मेटल की फॉर्म में सॉलिड होता है, तो सॉलिड की फॉर्म। Cl2 Cl की फॉर्म में नहीं मिलती है, वो गैस फॉर्म में होती है, Cl2 गैस। तो हाफ लिया क्योंकि एक Cl चाहिए था, तो इसीलिए बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी जो है हाफ कर दी मैंने, क्योंकि हाफ लिया हुआ है। समझ गए? सिंपल है कि नहीं फंडा? हाफ आ गई। तो अब आप इससे बोर नेबर साइकिल बनाओ तो क्या बनेगा पता है? बोर नेबर साइकिल बनेगा कि ये पाथ डेल एच एफ है। ठीक है, अब इस पाथ से गए तो इतनी एनर्जी, डिफरेंट पाथ से गए तो भी उतनी ही एनर्जी लगेगी, माइनस मतलब सब्लिमेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, उसके बाद आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मैं यहाँ पर पॉजिटिव ही लिख रहा हूँ, और फिर लेटिस एनर्जी। पूछो क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है नेगेटिव में, तो नेगेटिव में वैल्यू आएगी तो नेगेटिव वैल्यू रख देंगे। लेटिस एनर्जी नेगेटिव आती है, वो नेगेटिव में वैल्यू रख देंगे। अगर मैं यहाँ पहले नेगेटिव लगा दूं, तो मान लीजिए आपको उसने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दी कि -356, तो आप गलती क्या करोगे, यहां माइनस लगा के फिर यहां माइनस और कर दोगे, तो माइनस माइनस प्लस कर दोगे आप, आंसर ही उल्टे पुल्टे आ गए। तो आप क्या करोगे? बोलो। यहां पर पहले से प्लस लगा दिया, तो जो भी वैल्यू इसकी दी जाएगी वो एज इट इज रख दोगे। सपोज आपको फॉर्मूले में दिया कि भाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसकी कितनी है, -359, तो आपने डायरेक्ट लिख दिया -359। इसकी एनर्जी दे दी -734, तो -734 रख दिया आपने। हाँ क्या ना? बोलो भाई, फील आ रही है? तो ये आपके पास आ जाएगा बोर नेबर साइकिल। नोट करो इसको फटाफट, चलो। इसे कहा जाता है बॉर्न हेबर साइकिल। अब इससे कैसे कैसे सवाल आते हैं वो देखेंगे।
आई होप लिखा होगा आप लोगों ने। अब आप लिख रहे हैं कि नहीं, जल्दी बताओ। अब इसको, हाँ जल्दी, कैन यू एक्सप्लेन इट वन मोर? यस बिल्कुल, डेफिनेटली। वाई वाई? अच्छा, वाई नॉट सॉलिड? अरे बेटा, गैस नहीं होता NaCl, इसलिए। आयनिक कंपाउंड हमेशा सॉलिड होते हैं। आयोनिक कंपाउंड हमेशा सॉलिड होते हैं, इसलिए। हो गया? एक सवाल दूं? बोलो। रिपीट, ओके। देखो आराम से, रिलैक्स, टेंशन मत लो। चलो 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 चलो, रिलैक्स। देखो सवाल से आएगा, बॉर्न हेबर साइकिल कुछ भी नहीं होता। इट इज अ साइकिल जो कोरिलेशन बताता है बिटवीन डिफरेंट एनर्जीज। ये सब एनर्जीज है अलग अलग। ये सब क्या है? अलग अलग एनर्जीज। ये 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 सब एनर्जीज हैं। दोबारा बोलो। ये सब क्या है? डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी, इनके बीच में रिलेशन है बस। उस रिलेशन के लिए हेल्प करता है हैस। हैस रूल ये कहता है कि आप अगर ए से डी जाएंगे तो जो एनर्जी ए से डी जाने पे लगेगी, वही एनर्जी अगर आप दूसरे पाथ से जाएंगे तो उतनी ही लगेगी। पाथ डिपेंडेंट नहीं है। पता है, पाथ डिपेंडेंट नहीं है। मतलब पाथ पर डिपेंड नहीं कर रही है। चाहे आप इधर से गए तब भी 10 रुपये खर्च होंगे, और आप ऐसे अलग अलग स्टेप से जाएंगे तब भी 10 रुपये खर्च होंगे। इसको कहते हैं अपन पाथ डिपेंडेंट। ठीक है। अब कई बच्चों का मैथ्स बहुत वीक है। यहां पर लिखा हुआ है Cl2। ठीक है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब होता है इस Cl और Cl के बॉन्ड को तोड़ना। मैथ्स समझ लो, मैथ्स भी समझा देता हूं। ये दो बॉन्ड है, या एक बॉन्ड है, एक। कितने एटम है? दो एटम। कितने एटम की एनर्जी चाहिए तुम्हें? सिर्फ एक एटम की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी चाहिए Cl की। तो जो इसको तोड़ेगा वो तो है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, लेकिन उससे दो एटम मिलेंगे। तो जो आपको दो एटम मिल रहे हैं, तो आपको एक एटम चाहिए, इसलिए आधा करते हैं इसको। ठीक है। कुछ बच्चे लिख रहे हैं हा वाई हाफ। बोलो। तो हाफ क्यों किया, ये क्लियर हो गया भाई। अब प्रोसेस को समझना। सबसे पहला प्रोसेस, कोई भी आयनिक कंपाउंड बनता है जब एक कैटायन और एक एनायन मिलते हैं तो आयनिक कंपाउंड बन जाता है। कोई भी कैटायन, कोई भी एनायन जब मिलता है तो आपके पास ये क्या बन गया? आयनिक कंपाउंड बन गया। बेटा प्रांशुल बता दिया ना। अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, ये डाउट है क्या? ओ माय गॉड, इट्स इट्स वेरी वेरी गुड डाउट। ओ हो, ये भी ऐड होगा, सॉरी। आई एडमिट माय मिस्टेक। हाँ, ये भी ऐड होगा। ये रह गया क्या? ये बोला ही नहीं कोई भी। ये पूरा आएगा। ये पूरा आएगा, पूरा आएगा। ये और ये। ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, कौन था ये? प्रांशुल। वेरी गुड, क्लैपिंग करो प्रांशुल के लिए। ठीक है, अभी समझ में आ गया होगा सबको। हाँ, अब इधर देखो। सॉरी प्रांशुल, आई एम एक्सट्रीमली अपोलोजाइज प्रांशुल, फ्रॉम बॉटम ऑफ द माई हार्ट। सॉरी। इधर देखो। ये क्या होता है? अब सब्लिमेशन एनर्जी, इनकी सबकी अभी डेफिनेशन हम लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे लिखेंगे, है ना, अभी मैं बोल रहा हूँ।
सब्लिमेशन एनर्जी होती है रिक्वायर्ड एनर्जी सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए। जल्दी बोलो। सार्थक बोल रहा है कि आपने ये ड्रॉपर बैच में नहीं पढ़ा है, बिकॉज वो ड्रॉपर हैं, वो थर्मोडायनेमिक्स जानते हैं, वो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, तो उनको सब आइडिया है, ये सब चीज़ें ट्वेल्थ में दोबारा आ जाएगी। लेकिन आप इलेवंथ में हैं तो आपको ये सब पता होना चाहिए ताकि आपकी केमिस्ट्री स्ट्रांग हो। जब ये आएगी तो बहुत लेट आएगी, तब तक आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। कुछ बच्चे ये ना समझे, इसलिए कंपेयर मत किया करो, क्योंकि इलेवंथ का सिलेबस में, इलेवंथ जो होता है उसमें पीरियोडिक टेबल 10 लेक्चर में पढ़ाई जाती है, ड्रॉपर में वो 5 लेक्चर में खत्म हो जाती है, क्योंकि वो बड़े होते हैं, समझते हैं, उनको कॉन्सेप्ट आते हैं, और उनको इतना बेसिक नहीं बताना होता कि बॉर्न नेबर साइकिल, उनको पता है बॉर्न नेबर साइकिल, वो पढ़कर आए इलेवंथ और ट्वेल्थ में। तो इसलिए प्लीज इस तरह के डोंट कंपेयर, मतलब फालतू नेतागिरी मत करो, ये कि वहां मेरे को पढ़ाना है, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अच्छे से, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। आगे बढ़े। प्लीज डोंट कंपेयर, है ना। वहाँ 2 साल का सिलेबस 1 साल में करा के उनको बेचारों को आईटी में से लेके जाना है, तो उनको जबरदस्ती पढ़ाता रहूँ, उसको आता है, वो थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ाएंगे टाइम, एक ही चीज़ दो दो सब्जेक्ट में क्यों पढ़े। इलेवंथ में टाइम होता है, इलेवंथ में ज़रूरत होती है, क्योंकि ये अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर आगे समझ में कैसे आएगा। वो फिजिकल स्टार्ट करेंगे, समझ में नहीं आएगा तुम्हें क्या चल रहा है ये, ऐसे है ना। इधर देखो, सब्लिमेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है बताओ। किसी भी सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे सब्लिमेशन एनर्जी कहते हैं। दोबारा बोलो। क्लियर। फिर इस गैस एटम को कैटायन में कन्वर्ट करना है, ये जो गैस है, इस गैस को कैटायन में कन्वर्ट करना है, तो जो चाहिए उसे आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। यहां पर आपको जो ये मॉलिक्यूल है उसको एटम में कन्वर्ट करना था, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बाई 2 किया, इसको तोड़ दिया, आया ना। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, बाई 2 कर दिया, तो इसको तोड़ दिया, और तोड़ के यहाँ आ गया सीएल में। उसके बाद इस सीएल को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दिया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जब इसको दिया तो ये माइनस में आएगा, ये सबको पता है। और फिर ये दोनों जब कैटायन एनायन मिलते हैं तो एक आयनिक कंपाउंड बनेगा, उसको लेटिस एनर्जी कहते हैं, ये मैंने बता दिया था। क्लियर। क्लियर हो गया सबको। अब एक सवाल मैं दे रहा हूँ, नोट करना है ना। ये सॉल्व करके बताओ चलो। चलो ट्राई करो।
हाँ, सबकी यूनिट सेम है, किलो जूल है। मैं यूनिट हटा ही देता हूँ सब में ना। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ये पूछ रहे हैं निकालना क्या है। भाई ये क्या लिखा है भाई? लैटिस एनर्जी निकालनी, सबकी वैल्यू दे रखी है तो बॉर्नेबर साइकिल लगा और आंसर पा। कई बच्चों का आंसर आ रहा है देखो। वेरी गुड। एंड आई अप्रिशिएट कि आप लोग इतने अच्छे बच्चे हैं, इतने इंटेलिजेंट हैं, आप समझदार हैं और हार्डवर्क कर रहे हैं। देखो, यहाँ से अगर अपन उधर गए तो आप सबसे पहले तो बॉन्ड नेबर साइकिल फॉर्मूला लिखो। ये डेल्टा एच एफ होगा, ये सब्लिमेशन एनर्जी होगी, ये आपके आयनाइजेशन एनर्जी होगी, ये आपके बी डी ई बाई टू थी, ये आपकी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी थी, और ये आपकी लैटिस एनर्जी थी। सबसे पहले जो दे रखा है वैल्यू पुट करो, वो 411 माइनस ये दे रखा था प्लस 108, ये दे रखा था प्लस 196। ये पूरा वैल्यू होता है 122, ही पूरा का पूरा वैल्यू आ गया। फिर उसके बाद यहाँ देख के बताओ, तो ये माइनस में है 349, प्लस ये आपको निकालना था लेटिस एनर्जी। सॉल्व करो अब, क्या वैल्यू आया इसको सॉल्व किया तो बताओ जल्दी। का वैल्यू आया सॉल्व किया तो बताओ। हम्म। -788। तो देखो, आपका लेटिस एनर्जी अपने आप आ गया ना, माइनस में अपने आप आ गया, देखो सॉल्व किया तो। क्लियर? ये आपका बॉन्ड नेबर साइकिल, और इसमें सवाल आएंगे तो कर देंगे। अगला आएगा आयनिक मोबिलिटी। आयनिक मोबिलिटी कहा जाता है शॉर्ट में आई एम को। आयनिक मोबिलिटी किसे कहा जाएगा? आई एम। मतलब समझना, मान लो मैं आराम से घूम रहा हूँ, टहल रहा हूँ ऐसे तो बढ़िया, ईयरफोन लगा के, हेडफोन लगा, ओ ये डांस करता हुआ जा रहा हूँ। अचानक संजय कह रहा है नो है। यार ऐसे डराओ मत, 788 आ रहा है क्या? कभी तो बच्चों ने लिखा था 788, अभी कह रहा है नहीं आ रहा। अब चेक करो देखें। अब मैं कैसे चेक करूँ इसको तो? चेक करो एक बार, चेक करो देखें। मैं भी चेक कर लूँ। क्या आ रहा है आंसर?
788 आ तो रहा है यार, क्या बदतमीजी, कौन है बेवकूफ? एकदम करेक्ट है। टाइम पास कर रहे हो नालायक कहीं के, मैथ्स नहीं आती तुम्हें, टाइम वेस्ट कर रहे हो फालतू का। हट बेवकूफ कहीं के। मतलब हद है। जब आप इधर लेकर आओगे इसको तो लेटिस एनर्जी तो अपने आप ही माइनस आ गई ना, वो तो वैसे के वैसे ही जो थी। हाँ या ना? तो लेटिस एनर्जी इधर आते उस तरफ लेके गए, अब आप उस तरफ लेके गए, तो जब उस तरफ लेके गए तो ये 108 हो गया, ये 496 हो गया, प्लस ये 411 हो गया। ठीक है, ये मैंने पहले ही कहा था कि पूरी की पूरी दी हुई है 122, ये 122 हो गई। ठीक है, अब इसमें से माइनस करना था बस एक 349 जो भी दिया है। 349 जब करोगे तो 788 आएगा। अब लेटिस एनर्जी मैंने पहले ही कहा था कि लेटिस एनर्जी माइनस में होती है हमेशा, अमाउंट ऑफ, तो अपने आप मैंने कहा था ना लेटिस एनर्जी पे माइनस लगा देना, तो अपने आप ही आ गया ना माइनस, नेगेटिव है तो। ठीक है, अगला देखो, आयनिक मोबिलिटी। मेरी तरफ देखो, मैं आराम से घूमता हुआ जा रहा हूँ मस्ती से, अचानक मुझे घेर लिया चारों तरफ से किसी ने। अगर मुझे घेर लिया भाई तो, अगर बोलो, मुझे चारों तरफ से घेर लिया तो मैं रुक जाऊंगा कि नहीं रुक जाऊंगा? आराम से जा रहा था तो मेरी मोबिलिटी कम हुई नहीं हुई, सोचो। अगर मैं आराम से जा रहा था, टुकड़ुक 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 टुकड़ुक, ठीक है, और चारों तरफ से मुझे किसी ने घेर लिया तो मैं रुक जाऊंगा कि नहीं रुक जाऊंगा? बोलो। मैं रुक जाऊंगा चारों तरफ से। बस यही कॉन्सेप्ट है, मोबिलिटी कम हो जाएगी। तो अब ध्यान से सुनना, जब हम सबसे पहले एक फैक्टर मैंने आपको आएगा चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज अपॉन साइज। चार्ज डेंसिटी मतलब क्या होता था? चार्ज अपॉन साइज। अगर साइज बढ़ेगा तो चार्ज डेंसिटी घटती है। चार्ज डेंसिटी को हम फाई से भी बता सकते हैं, ठीक है। अब मेरे को एक सवाल बताना, बस ये लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है और सीजियम है। ये बेरिलियम +2 है, मैग्नीशियम +2 है, एल्यूमिनियम +3 है, सॉरी, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो नीचे आने पर साइज बढ़ेगा, और अगर साइज बढ़ेगा तो चार्ज डेंसिटी जो है वो घटेगी। साइज बढ़ेगा तो चार्ज डेंसिटी घटेगी, ये तो क्लियर हो गया। अगर ये साइज बढ़ेगा तो वो चार्ज की डेंसिटी जो है वो क्या होगी? घटेगी। तो साइज अगर बढ़ेगा तो चार्ज की डेंसिटी घटेगी। चार्ज की अगर डेंसिटी घटेगी तो दिमाग की बत्ती जलाते हैं अब अपन, देखना। जब आप इनको पानी में डाल दो, आयनिक मोबिलिटी का अर्थ समझाता हूं। ये आयन होते हैं ना, जैसे एक कैटायन और एनायन डाल दिया, तो ये जब आपके ये कैटायन होते हैं तो ये कैटायन घूमते हैं ऐसे, तो इनके आने जाने को ही कहते हैं चार मोबिलिटी। किसमें? पानी में। तो जब ये पानी में होगा तो आपको पता है पानी में ये कैटायन पानी में खींचेगा इसको। कुछ याद आया? ये कैटायन पानी को खींचता है, तो पानी को खींचने के बाद जो इसकी साइज हो जाएगी वो कहलाएगी हाइड्रेटेड साइज। दोबारा बोलो, पानी को खींचेगा ये, पानी को खींचने के बाद जो इसकी साइज होगी वो क्या कहलाएगी? हाइड्रेटेड साइज। तो मेरा सवाल यहां पर हो रहा है कि जैसे मान लीजिए मैं लिथियम प्लस लेता हूं और सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस और सीजियम प्लस, मैं यहां पर पानी में ले रहा हूं इसको, एक्वस। यहां मैंने किस में ले लिया इसको? पानी में। अब क्या हुआ कि ये सब पानी में अंदर हैं, तो ये पानी के अंदर जैसे ही जाएंगे तो पानी को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? बस ये बता दो, पानी को अट्रैक्ट करेंगे नहीं करेंगे? अगर करेंगे तो इनमें से सबसे ज्यादा कौन अट्रैक्ट करेगा पानी को? जल्दी बताओ, कौन अट्रैक्ट करेगा सबसे ज्यादा पानी को?
लिथियम। तो जब पानी को सबसे ज़्यादा लिथियम अट्रैक्ट करेगा तो देखो क्या होगा। ये लिथियम अकेला था, अब एक्वस की बात कर रहे हैं तो पानी को अट्रैक्ट कर रहा है, ऐसे खूब सारे पानी आ जाएंगे इसके चारों तरफ। तो ये जो नया साइज हुआ, जब सीजियम का साइज क्या है, बड़ा है लिथियम से, लेकिन वो पानी को कम खींचेगा। तो ये जो पानी को खींचने के बाद जहां तक पानी को खींच रहा है, वो साइज हो जाएगा इसका हाइड्रेटेड साइज। क्या हो जाएगा? हाइड्रेटेड साइज। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि जो हाइड्रेटेड साइज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा हाइड्रेटेड साइज किसके? चार्ज डेंसिटी के। हाइड्रेटेड साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा? चार्ज डेंसिटी के। चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी इनमें से किसकी ज़्यादा है? इसकी। अगर इसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा क्या खींचेगा? ये पानी को खींचेगा। अगर ये सबसे ज़्यादा पानी को खींचेगा तो इसका हाइड्रेटेड साइज ज़्यादा होगा। अब हाइड्रेटेड साइज ज़्यादा होने का देसी मतलब पानी से सबसे ज़्यादा घिरा हुआ होगा। हाइड्रेटेड साइज का मतलब पानी से ज़्यादा घिरा हुआ होगा, हाँ या ना? हाइड्रेटेड साइज का मतलब पानी से ज़्यादा घिरा हुआ होगा। तो पानी से अगर घिरा हुआ होगा तो कम जाएगा अब ये, तो इसकी मोबिलिटी कम हो जाएगी। यानी कि अगर आयनिक मोबिलिटी का रिलेशन लगाऊं तो नीचे आएगा इनवर्सली। तो अब इनमें सवाल पूछा उसने कि हाइड्रेटेड साइज का ऑर्डर बताओ किसका होगा इनमें से। तो हाइड्रेटेड साइज तो इसी की ज़्यादा होगी, क्योंकि इसका साइज छोटा है, चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा है, पानी को ज़्यादा खींचेगा। पानी को ज़्यादा खींचेगा तो पानी से ज़्यादा घिरा हुआ रहेगा। पानी से घिरा हुआ रहेगा तो आसानी से नहीं जा पाएगा। तो इसका मतलब आयनिक मोबिलिटी की बात करूँ तो इधर जाएगा। आयनिक मोबिलिटी की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा उसी की होगी, क्योंकि बड़ा साइज है उसका, आया ना? आयनिक मोबिलिटी की बात करूँ तो उसका साइज बड़ा है। अब मज़ेदार बात बताता हूँ, पूछो क्या। अगर आप थोड़ा सा बच्चों को डाउट आ सकता है कि सर सीजियम का साइज तो बड़ा होता है या छोटा छोटा होता, सीजियम का साइज तो बड़ा होता है पर आप तो छोटा बता रहे हो। यस, नॉर्मल साइज सीजियम का बड़ा है। हाइड्रेटेड साइज मतलब पानी के अंदर, बोलो, पानी के अंदर जो है लिथियम का साइज बड़ा हो जाएगा, वो साइज कहलाता है हाइड्रेटेड साइज। यानी की पॉइंट क्या बना? जो छोटा है पानी में वो मोटा है। देखो, जो छोटा है पानी में वो मोटा है। जो छोटा है पानी में वो मोटा है। दोबारा बोलो। जो छोटा है पानी में वो मोटा है। H प्लस को छोड़ के, H प्लस को हमेशा छोड़ देना, H प्लस को छोड़ देना, क्योंकि H प्लस खुद पानी का केटायन है, तो वो तो हमेशा छोटा ही रहेगा, वो मोटा नहीं होगा क्योंकि वो तो पानी का केटायन है। हम एस ब्लॉक केटाइंस की बात कर रहे हैं, ठीक है? अरे समझ में आया मेरे लल्ला? मचा दे हल्ला गली मोहल्ला। ए मेरे आई 10, मेरे सीईओ, मेरे करोड़पति, समझ में आ रहा है भाई? पक्का? तो जो छोटा है वो पानी में मोटा, H प्लस को छोड़ के, H प्लस खुद पानी का ही है, इसलिए H प्लस पे पानी थोड़ी लगेगा, है ना? वो नहीं बाकी। तो अब बढ़ो फटाफट से। आई एम मतलब क्या लिखा है? आयनिक मोबिलिटी, ये देखो लिखा हुआ, ये देख यहाँ पे, ये आई एम है, ठीक है? क्या लिखा है ये? आई एम, आयनिक मोबिलिटी। ये देख लो। आप बताना सवाल फटाफट से दूसरा। हाइड्रेटेड साइज का ऑर्डर बताओ। अरे वाह, गजब पूर्णिम, सही बता दिया तूने एक बार में। ये आ गया। अगर मैं आयनिक मोबिलिटी की बात करूँ तो
क्लियर? अब एक सवाल और बताना वापस। एफ माइनस एक्वस, पी एल माइनस एक्वस, बी आर माइनस एक्वस, आई माइनस एक्वस। फिर से बताओ इसमें हाइड्रेटेड साइज किसका होगा? यहां पर भी चार्ज की डेंसिटी होगी, ध्यान से देखना। एफ माइनस है, छोटा साइज है, तो चार्ज की डेंसिटी इसकी ज़्यादा होगी, तो ये क्या करेगा, पानी को ये भी खींचते हैं, बताया था ना उस दिन। ये पानी को ऐसे खींचते हैं, ये H प्लस को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ज़्यादा अट्रैक्शन होगा जिसका चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा। तो जिस पर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा होगी, सोचो, दोबारा बोलो, जिस पर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा होगी उसका हाइड्रेटेड साइज ज़्यादा होगा। अब बताओ इसके अंदर फिर आयनिक मोबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? अपने आप ही देख लो, उल्टा आ जाएगा। हाँ या ना? अरे अपने आप देखो, उल्टा आया कि नहीं आया? सेम चार्ज है ना, डेंसिटी की बात होती है भाई राकेश। चार्ज डेंसिटी की बात हो रही है। ये नींद में लल्ला मेरा अभी तक, ये उठाया, अभी इसको कॉफी पिलाओ। चार्ज की डेंसिटी देखते हैं साइज से और चार्ज से। ये लल्ला, इसको यही नहीं पता ये क्या चल रहा है यहाँ पे, ये तो मचाने पहुंच गया हल्ला लेके लोटा गली मोहल्ला। है नींद में है क्या बे? चार्ज तो सेम है, तो यहाँ गुलाब जामुन रखे थे इनके सर के ऊपर, चार्ज सेम थे तो। है यहाँ पे ये सब क्या है, गुलाब जामुन रख दिए एक एक एक्स्ट्रा जो अलग चार्ज दिख रहा था तुमको। ओ माय गॉड, योर राइटिंग इज सो गुड, वेरी गुड अभिनव। बेटा तू ऐसा टाइप ही करता रहना जिंदगी में, समझ गया? समझना कुछ मत। चार्ज डेंसिटी और आयनिक मोबिलिटी में क्या अंतर है? चार्ज डेंसिटी जब ज़्यादा होती है तो पानी को ज़्यादा खींचते हैं, अभिज्ञान। पानी ज़्यादा खींचता है वो तो मोटा होने लगता है, यानी कि हाइड्रेट साइज बड़ा होता है, तो मोबिलिटी कम हो जाती है। जैसे एक बॉल है, बॉल को आप फेंक दो, आराम से लुढ़कती हुई जाएगी, लेकिन उस बॉल में चारों तरफ छोटी छोटी बॉल और जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, नहीं जुड़, फिर नहीं जा पाएगी ना वो आसानी से। आयन की मोबिलिटी, अक्षत कह रहा है आयनिक मोबिलिटी की डेफिनेशन लिखवा दो। अबे आयनिक हो गया, मोबिलिटी हो गया, मतलब आयन की मोबिलिटी। और एक मजेदार बात बताता हूँ, आयन की मोबिलिटी को इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस भी बोल सकते हो। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस भी बोल सकते हो, आप उसको मोलर कंडक्टेंस भी बोल सकते हो, आप उसको कंडक्टेंस भी बोल सकते हो। तो अगर आपसे आयनिक मोबिलिटी पूछे, कंडक्टेंस पूछे और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस पूछे, एक ही बात है, ठीक है? अब एक क्वेश्चन पूछ रहा है बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार सवाल है ये, ऑर्डर ऑफ साइज। ठीक है, चार्ज डेंसिटी ऑफ
Be plus 2 is 6.4 and charge density of aluminum is 6। निकाल के बताओ इन दोनों का साइज जल्दी, जल्दी करो। जल्दी। चेक कर लें। वाओ, देखें। अगर मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि ये इसका बेरिलियम प्लस 2 का है ना, तो इसका मतलब चार्ज तो ये आ गया, साइज निकालना था। तो साइज अपने आप ही देखो क्या आएगा। ऐसा नहीं लग रहा? 0.32। एल्यूमिनियम प्लस 3 के केस में देखो चार्ज डेंसिटी कितनी थी? 6। तो यहाँ अगर अपन देखें तो क्या आएगा? ये 3। तो साइज की बात करें तो साइज अपने आप ही कितना आ गया? 0.50। तो यानी कि साइज, कैटाइनिक साइज ऑफ Al+3 और Be+2 में किसकी ज़्यादा है? Al+3 की। ये क्वेश्चन आएगा तो कर देंगे। बोलो, अगर ये सवाल आया तो फोड़ के आ जाओगे? जल्दी बोलो। ये बहुत अच्छा सवाल है, ये उलझा देगा आपको। जेई एडवांस में आता है कैटाइनिक साइज किसका ज़्यादा होगा? Al+3 का। ठीक है, कर लेंगे। बोलो भाई, बोलो 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 बोलो। कर दोगे? फोड़ देगे ना? सिंपल है। हम्म। अब एक बात बताओ, हाई ये जो पानी को खींचते हैं उसे कहते हैं हाइड्रेशन। तो अगर मैं बोलूँ हाइड्रेशन एनर्जी लिथियम की ज़्यादा होगी या सीजियम की? अच्छा, स्लाइड दिखानी है क्या? ओके सॉरी। लिख लो लिख लो। मोबिलिटी क्या होती है? ऐसे चलने को मोबिलिटी कहते हैं, आयंस के चलने को। अक्षय, मोबिलिटी, आयंस के चलने को। ये चल रहा है ना आयन ऐसे पानी के अंदर जो चल रहा है उसको मोबिलिटी कहते हैं। मोबिलिटी मोबिलिटी मोबिलिटी। अक्षत भैया, अक्षत भैया, मोबिलिटी मोबिलिटी मोबिल। अक्षत भैया, अक्षत भैया, मोबिलिटी मोबिलिटी मोबिलिटी। समझ में आया बेटा? आगे बढ़े। आगे बढ़े। एक क्वेश्चन पूछ रहा है,
एकेडी एग्जामिनर ने दिया था बेटा 6.4, तो है ना, 6.4 दिया हुआ था एग्जामिनर ने क्वेश्चन में, है ना। और एल्यूमिनियम का भी दिया हुआ था 6 क्वेश्चन में, एग्जामिनर ने दिया हुआ है सवाल में, ठीक है। अब इधर देखो, हाई हाइड्रेशन एनर्जी, इसका मतलब लिथियम की आएगी, सबसे छोटा साइज है, सबसे ज़्यादा होगा। अब इसका एक फ़र्क बताता हूँ, बहुत अच्छा, अगर आप फील कर सके तो, ठीक है। मैं आपको ये समझाने जा रहा था, एक दिन ऐसे समझाया था मैंने कि ये मेटल प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, ये मेटल है, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो जब भी इससे इलेक्ट्रॉन निकला तो इस प्रोसेस का नाम होता है ऑक्सीडेशन। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो खुद क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। और फिर मैंने आपको एक लाइन सिखाई थी कि अगर आयनाइजेशन एनर्जी कम है तो रिड्यूसिंग एजेंट ज़्यादा होगा, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। फिर मैंने एक लाइन और बताई थी कि सिर्फ आयनाइजेशन एनर्जी पर ही डिपेंड नहीं करता है, दोबारा बोलो। एक लाइन और बताई थी मैंने कि सिर्फ आयनाइजेशन एनर्जी पर ही डिपेंड नहीं करता है। बोलो, क्या बताया था मैंने, कि सिर्फ आयनाइजेशन एनर्जी पर डिपेंड नहीं करता। अब दिमाग की बत्ती जलाते हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, आपको लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम दे दिए चारों, चलो बताओ। हम्म, इसका रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर बताओ, चलो जल्दी 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 जल्दी, इसका रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर बताओ फटाफट। अब इसका मजेदार बताता हूँ मैं, इसका आंसर मैं बता रहा हूँ। फिर है सीजियम, रुबिडियम, पोटेशियम और सोडियम। क्या है, सीजियम है, रुबिडियम है, पोटेशियम है, सोडियम, ये हाईएस्ट होता है और इसको कहते हैं हम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है ये, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है ये, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, सैयद लिखा तो है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसका जल्दी ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बस। क्या पूछते रहते हो और क्यों पूछते रहते हो सैयद, लिख के तो दिया है। ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है पूरी पीरियोडिक टेबल में, दोबारा बोलो, ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है पूरी पीरियोडिक टेबल में। अब सवाल पूछ रहा है क्यों, जबकि आयनाइजेशन एनर्जी अगर आपको पता हो तो आपको पता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, नीचे आने पर आयनाइजेशन एनर्जी घटती है। तो अगर सिर्फ आयनाइजेशन एनर्जी से लॉजिक चलाएं तो सबसे ज़्यादा ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए था, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी इसकी कम है। क्लियर है। तो मैं एक लॉजिक आपको बताना चाह रहा था, बॉन्ड नंबर साइकिल से कैसे निकाल सकते हैं। अब देखो ध्यान से, क्या होता है कि आप जो रिड्यूसिंग पावर देख रहे हो वो ऐसे नहीं निकाली जाती, वो मेटल होता है, वो सॉलिड में ही रहेगा, वो कैटायन में आएगा, एक्वस में, और ये इलेक्ट्रॉन, तो इसका जो होगा वो डेल्टा एच एफ बना, जो भी है। फिर आप दूसरे पाथ से जाएंगे, इस सॉलिड यानी कि लिथियम अगर सॉलिड है तो उसको सबसे पहले आप देंगे हीट ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या करती है, सॉलिड को गैस में कन्वर्ट कर देती है। फिर आप क्या कर रहे हो, आप इस गैस को आयनाइजेशन एनर्जी दोगे, तब आपके ये गैसियस कैटायन बनेगा।
और जब आपने इसको गैसियस कैटायन बना दिया, और जब आप इसने इसको गैसियस कैटायन बना दिया, तो कैटायन बनने पर क्या हुआ, ये एक्वस कैटायन होना चाहिए, और उस एक्वस कैटायन के लिए जो दी जाती है वो हाइड्रेशन एनर्जी देते हैं। याद है, अभी पानी में अपन ने डाला था उस कैटायन को, और पानी में जाने के बाद वो एक्वस बन गया था, तो कौन सी एनर्जी रिलीज हुई थी, हाइड्रेशन। अब हाइड्रेशन एनर्जी तो नेगेटिव में होती है हमेशा, रिलीज एनर्जी है। अब इनका बॉन्ड नेबर साइकिल बनाया अगर अपन, तो डेल्टा एच एफ बराबर क्या होगा, सब्लिमेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, और हाइड्रेशन एनर्जी। अब आपको याद है कि अगर एनर्जी नेगेटिव में हो, रिलीज एनर्जी हो, तो रिएक्शन ज़्यादा स्टेबल होती है। दोबारा से सुनना, अगर एनर्जी रिलीज होती है तो ही ज़्यादा स्टेबल होती है, तो इसका मतलब रिएक्शन आगे जाएगी अगर एनर्जी नेगेटिव में आ रही है तो। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव एनर्जी है, और ये नेगेटिव एनर्जी है। बट लिथियम के केस में अगर आप ध्यान से देखो, ड्यू टू स्मॉल साइज, लिथियम की चार्ज डेंसिटी बहुत हाई है। चार्ज डेंसिटी हाई होने की वजह से इसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा वैल्यू आ जाती है इन दोनों के सम से भी ज्यादा। तो वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो ये एच नेगेटिव होगी ना, हीट। तो इसका मतलब अगर नेगेटिव एनर्जी होती है तो रिएक्शन आगे भागेगी तुरंत, और अगर रिएक्शन आगे भागेगी तो लिथियम सबसे ज्यादा लिथियम प्लस में जाना शुरू करेगा पानी में, फटाफट 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 फटाफट। तो जो सबसे पहले लिथियम कैटायन कैटायन बन रहा है सॉलिड से, इसका मतलब वो ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा ना, क्योंकि वो ज्यादा अच्छे से दे रहा है तुरंत इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब रीजन क्या आएगा यहाँ पीछे, कि ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी, बोलो, ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी, दोबारा बोलो, ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी। भाई साहब, यूं ही नहीं कोई I10 बन जाता। तो ये हाई हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से इसलिए लिथियम आगे आया है, बाकी क्योंकि अंदर चार्ज डेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, इसलिए ये बेचारे यहीं हैं। समझ गए। चलो बनाओ इसको फटाफट। इसलिए बॉर्न नेबर साइकिल है। और टेंशन मत लो, ये सब धीरे धीरे सीख जाओगे, अभी आप 11th में चुन्नू मुन्नू हो, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, बाकी धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े हो जाओगे सब समझ में आ जाएगा। आराम से लिखो, मैं दोबारा समझा दूंगा। ठीक है। यस। टेंशन मत लिया करो जीवन में, सब दोबारा बता देंगे ना।
देखो एक कॉन्सेप्ट आपको है ना समझ में आना चाहिए, वो ये, हाइड्रेशन एनर्जी नेगेटिव क्यों होती है, इसका एक कॉन्सेप्ट है कि मैंने आपसे सिखाया था कि हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब होता है जब किसी को पानी में डालते हैं तो वो पानी से अट्रैक्शन के वजह से जुड़ रहा था, हाँ या ना अक्षत? हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी बेटा? वो जुड़ रहा था। अट्रैक्शन जब भी होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, दोबारा से बोलो, अट्रैक्शन जब भी होगा एनर्जी रिलीज होगी। वाह, अमित कह रहा है योर यूट्यूब चैनल इज ऑसम, ओ माय गॉड, थैंक यू। तो जब भी ऐसा होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी होती है अट्रैक्शन की वजह से, अट्रैक्शन की वजह से होती है तो रिलीज होगी। हम्म। आई होप आप सबने सब्सक्राइब तो कर रखा होगा, हाँ? नहीं कर रखा? तो जब हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो रिलीज होती है, हाँ या ना? तो ये एनर्जी रिलीज एनर्जी है, नेगेटिव है इसलिए। क्लियर? तो ये एनर्जी रिलीज एनर्जी है, हाँ या ना? न्यूक्लियस वीजे, पलक, ठीक है। हम्म। न्यूक्लियस वीजे, क्लियर? वैभव प्रकाश बोलो, क्लियर? प्रभजोत, वाह जतिन कर दिया, अरे वाह, थैंक यू जतिन। यस, कितनों ने किया देखे लिख के बताओ फटाफट, इमीडिएटली, जल्दी 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 जल्दी। इधर देखो, मेटल अट्रैक्ट क्यों करेगा? क्योंकि प्लस है कैटायन, मेटल पर प्लस चार्ज है भाई, मेटल पर प्लस चार्ज है और वाटर में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, तो अट्रैक्ट करेगा ना पानी को, ये पानी में निकालते हैं रिड्यूसिंग पावर। दोबारा बोलो, पानी में निकालते हैं रिड्यूसिंग पावर। मैं चेक कर रहा हूँ बेटा, देखो कितना ने किया, अभी पता लग जाओ तुम झूठ बोल रहे हो सच बोल रहे हो लल्ला। हाँ अभी दिखा दोगे वो तो कि बढ़ो कि नहीं बढ़ो, हाँ ना, झूठ बोले लल्ला, झूठ बोलो झूठ, ना बढ़ो, आगे बढ़े। तो ये डेल्टा हाइड्रेशन एनर्जी नेगेटिव में होती है, इन इस ये जो नेगेटिव वैल्यू इन दोनों के सम से भी नेगेटिव ज़्यादा वैल्यू है, तो ज़्यादा वैल्यू होने की वजह से जो एच है वो नेगेटिव हो गई ना, तो अगर नेगेटिव आती है तो रिएक्शन हमेशा आगे भागती है, नेगेटिव आती है तो रिएक्शन आगे भागती है, नेगेटिव आती है तो रिएक्शन आगे भागती है। तो इसका मतलब जो जल्दी ज़्यादा आगे जाएगा वही तो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जो जल्दी जाएगा वही तो अच्छा, बोलो, नेगेटिव होगा भाई, जो ज़्यादा आगे जाएगा वही तो अच्छा नेगेटिव होगा, तो इसलिए लिथियम अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, समझ गए? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इसे सॉल्व करें, ठीक है, हाँ या ना? ठीक है। डेल्टा ई जी क्यों नहीं लिया? अबे इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी अक्षत कब लेते हैं? जब एनायन बनाते हैं, नमूना ही है वास्तव में, आज ये पता नहीं क्या करके आया है। अरे भैया ओ अक्षत वह पगला गए तुम का आज। अबे नेगेटिविटी नेगेटिव कुछ बनाया क्या तेने यहाँ पे? ये बॉन्ड नेबर साइकिल सिर्फ केटायन का, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो जब होता है जब नेगेटिव बनाते हैं, सीएल माइनस होता तो। क्लियर? अरे हाँ तो बोल दो। चलिए, तो ये आपके पास जो है वो आयनिक मोबिलिटी हो गया, इसके बाद आपने आयनिक मोबिलिटी के बाद आपका हाइड्रेशन हो गया, लैटिस एनर्जी पढ़ा ही दिया, ये पढ़ा दिया, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिसोल्यूशन हो गया, ये हो गया, पीरियडिक खत्म। अब आप होमवर्क कर सकते हैं, ठीक है। हम्म। बोलो। हाइड्रेशन एनर्जी नेगेटिव इसलिए होती है क्योंकि जब अट्रैक्शन होता है तो अट्रैक्शन होने पर, दोबारा बोलो, एनर्जी रिलीज होती है, और अगर एनर्जी रिलीज होती है तो वो नेगेटिव होती है। हाँ, अट्रैक्शन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी अगर रिलीज होती है तो वो नेगेटिव साइन होता है, इसलिए उसका नेगेटिव होता है। और भी डाउट्स हो तो पूछो अब फटाफट। और आप पीरियोडिक का होमवर्क कर लेना, आप शीट में पूरा डीपीपी पूरा और पीवाईक्यूज पूरा और बुक पूरा, अब आपको कोई डाउट नहीं आएगा, ये गारंटी है।
थोड़े बहुत डाउट जो आपको आते हैं वो तो भूल जाते हो, तो नमूने हो तो उसका तो मैं तो क्या करूंगा उसका तो, पर कंसेप्चुअल डाउट नहीं आएगा। होमवर्क कंप्लीट कर लेना, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि 20 तारीख से मैं 30 तारीख तक तो मेरी क्लासेस ऑफ हैं, उसके बीच में एक क्लास आएगी मंडे की, मंडे नहीं, आज क्या है, थर्सडे, ट्यूसडे की। यानी कि ट्यूसडे को जो डेट है वो है, ट्यूसडे को जो डेट आ रही है वो है 13 तारीख को, नहीं सॉरी 15 तो हो ही गया आज। ट्यूसडे को आ रही है 20 तारीख, यानी 20 तारीख को तो वैसे भी नहीं होगी, ठीक है। तो मैं केमिकल बॉन्डिंग जो स्टार्ट करना चाह रहा था वो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं 1 जुलाई को हमने तारीख दी थी, है ना। अपने कहा था ना 1 तारीख को, जो 1 तारीख को हम बॉन्डिंग स्टार्ट कर देंगे फिर, ठीक है। क्लियर। तो आप होमवर्क कर लें, आपके पास सफिशिएंट टाइम है, ठीक है। उसके बाद आपको जो डाउट्स हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोशिश ये करना है कि डाउट ना आए, क्योंकि आप अगर थ्योरी पढ़ के वापस करोगे तो आप बहुत अच्छा कर लोगे। क्लियर दोस्तों, जल्दी बोलो। अगर आप थ्योरी पढ़ के करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा और कोई गलती नहीं हो जाएगा, पक्का। तो आई होप हम मिलेंगे अब 1 जुलाई को। कब मिलेंगे? 1 जुलाई को, मतलब जल्दी कब मिलेंगे? 1 जुलाई को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ठीक है। बोलो जल्दी से, कोई डाउट? कोई भी डाउट हो तो जल्दी बोलो। बुक का एडिशन है, 4th एडिशन। प्लीज होमवर्क करना, इन क्लासों का यूटिलाइज करना, क्योंकि 1 तारीख से हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इसका नाम होगा केमिकल बॉन्डिंग, 1 जुलाई से चालू करेंगे, ठीक है। मतलब 1 जुलाई का मतलब जो भी होगी तारीख, जुलाई कौन सी होगी जुलाई वो देखना पड़ेगा, ठीक है। और मेरी याद आए तो प्लीज मुझे याद करते रहना, ठीक है, भूलना मत। समझ गए क्यों? जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। समझे? पक्का? भूलना मत। और एनसीईआरटी की पूरी पढ़ लेना, पीरियोडिक टेबल के अच्छे से, पक्का। पीरियोडिक टेबल पूरा एनसीईआरटी से भी याद करना, तो होमवर्क नोट कर लो। फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी कंप्लीट, दूसरा डीपीपी कंप्लीट, तीसरा बुक कंप्लीट, और चौथा सीटवा कंप्लीटवा। समझे? तो ये सब आपको आना चाहिए। क्लियर? चलिए भाई, मिलते हैं, बाय 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 बाय।